नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बिहार के आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको बिहार स्पेशल मैंने बहुत अच्छे से करा दिया, उसकी प्लेलिस्ट बना दी, आपको पीडीएफ दे दिया और आप लोग लगातार उसको रिवाइज कर रहे हैं और अपने जो कॉन्फिडेंस है, जो आपका ना नॉलेज है, उसको इनहेंस कर रहे हैं जिससे आपको एग्जाम में फायदा हो। सेकंड स्टेप पे मैं बिहार का जो करंट अफेयर होता है, चाहे उसमें बिहार का इकोनॉमिक सर्वे हो, बजट हो या जो नॉर्मल करंट अफेयर होती हैं, वो सब मैंने आपको कराया और वो भी आप लोग लगातार उसको देख रहे हैं, उसकी पीडीएफ पढ़ रहे हैं। तीसरे स्टेप में जो पीवाईक्यू है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनको मैंने सॉल्व कराना शुरू किया 38वीं से बीपीएससी से लेकर 70वीं बीपीएससी तक। और बहुत सारे एग्जाम जो बीपीएससी का हेडमास्टर का एग्जाम होता है, टीआरई का एग्जाम होता है, मोटर व्हीकल का एग्जाम होता है, जितने भी एग्जाम होते हैं सबसे मैंने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और व्यवस्थित रूप से जो भी सवाल पूछे गए हैं उनको करा रहा। उसमें ज्योग्राफी करा दिया, वो जो है ज्योग्राफी तो करा रहा, बायोलॉजी करा दी, उसके बाद फिजिक्स कराया, उसके बाद जो है मॉडर्न हिस्ट्री कराई और जो बिहार स्पेशल से जो भी सवाल पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में वो सारे करा दिए। अब मैं ज्योग्राफी के 3 वीडियो आपके सामने मतलब प्रस्तुत कर चुका हूँ। ये ज्योग्राफी का लास्ट वीडियो है, जिसके बाद आपकी ज्योग्राफी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। पीडीएफ भी आपके पास चैनल में पहुंच जाती है, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप से मिल जाती है, आपको ऐप से मिल जाती है। सामने रखो, जल्दी जल्दी रिवीजन करो और इस जियोग्राफी के जो वीडियो हैं इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आप एग्जाम में जब जाएंगे ये रियलाइजेशन आपको वहां पे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखो, 150 सवाल तक हमने पूरा कर लिया था। अब बाकी जो बचे हुए सवाल है उसको इस वीडियो में निपटा देंगे, ठीक है। शुष्क भूमि के लिए महत्वपूर्ण फसल कौन सी होती है? मूंगफली ऐसी मतलब की फसल है जिसके लिए बहुत ही आर्द्रता वाली भूमि नहीं चाहिए, तो शुष्क भूमि में ये उत्पन्न हो जाती है। काफी उत्पादक क्षेत्र कुछ हैं, वो कहाँ से हैं ये आपको बताना है। तो चिकमंगलूर है, कुर्ग है, बाबा बुदान गिरी है। ये जो क्षेत्र हैं कॉफी उत्पादक क्षेत्र हैं और ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। पुलनेज कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। तो यही 4 ऑप्शन दे के पूछा था कि इसमें से कौन सा कर्नाटक में नहीं है, तो आपको बताना है कि पुलनेज यहाँ पे कर्नाटक में नहीं है, वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और रबर उत्पादन में किसका स्थान है पहला? तो आप बताएंगे केरल का पहला स्थान है। देखो, ये सारे आंकड़े मैंने नए दिए हैं, कुछ भी इसमें पुराना नहीं है, तो आप आराम से इसको याद कर सकते हैं और एग्जाम में आए तो आप क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। चारा क्या है, किस तरीके की फसल है? तो आप बताएंगे चारा एक तरीके की जायद फसल है। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन सी होती है? तो आप बताएंगे जैसे ही वर्षा की शुरुआत होती है उस समय जो फसलें बोई जाती हैं उनको हम खरीफ फसल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? इसमें धान है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास है। ये सब वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें हैं। शीत ऋतु में किसको बोया जाता है? जो रबी की फसलें होती हैं उनको शीत ऋतु में बोया जाता है, जैसे गेहूं वगैरह की जो फसलें होती हैं। गर्मी में जो जायद फसलें होती हैं, उड़द है, तरबूज है, चारा है, जो सब्जियां हैं, ये सब गर्मी में बोई जाती हैं, ठीक है। ये याद रखना आप लोग। जल्दी जल्दी करवा रहा जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब 3-4 दिन में ही सब कुछ करना है जो करना है। और देखो, पटसन का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। मोटा अनाज का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में। फलों एवं सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे हॉर्टिकल्चर जो बोला जाता है बागवानी फसलों को, उसी को फलों एवं सब्जियों की खेती को कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर किसको कहा जाता है? फूल की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। कुछ नस्ल है मवेशियों की जो, जैसे थारपकर है, राठी है, मेवाती है, ये कहाँ की है? तो ये राजस्थान की है। हल्लीकर इसमें ऑप्शन में नहीं था कि ये राजस्थान की है कि नहीं, तो आप बताएंगे नहीं, हल्लीकर इसमें नहीं है। हल्लीकर जो है कर्नाटक की मवेशी की नस्ल है, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है। और देखो हमारे सामने क्या इन्फॉर्मेशन है। खनिज लवणों का राज्य किसको कहा जाता है? तो आप बताएंगे कि उड़ीसा जो राज्य है उसको खनिज लवणों का जो है राज्य कहा जाता है, ये आप याद रखना। लौह अयस्क संपन्न जो राज्य है वो कौन कौन से हैं? उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, झारखंड है। यहीं पे सबसे ज्यादा भारत का जो है लौह अयस्क है। फिर दूसरा सवाल ये पूछा गया, जो बैलाडीला खान है जो छत्तीसगढ़ की, उसमें लौह अयस्क के बहुत सारे प्रकार होते हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पीट, बहुत तरीके, पीट नहीं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो उनमें जो हेमेटाइट का खनन है वो बैलाडीला जो छत्तीसगढ़ की खान है वहां पे हेमेटाइट का खनन होता है। ये लौह अयस्क का एक प्रकार है, ठीक है। चिड़िया खान किससे संबंधित है? एक तो ये झारखंड में है, झारखंड का जो सिंह भूमि वाला इलाका है वहीं पे चिड़िया खान है। और ये लौह अयस्क खनन से संबंधित है, तो इसमें जो चिड़िया खान है उसमें लौह अयस्क पाया जाता है। वर्ल्ड लेवल पे लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो आप बताएंगे चौथा है। ऑस्ट्रेलिया का पहला, ब्राजील फिर दूसरा, तीसरा चाइना और चौथा नंबर जो है हमारा भारत है, ठीक है। और देखो, तांबा उत्पादन में जो है सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो आप बताएंगे एमपी जो है तांबा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। और ये टोटल उत्पादन का भारत के 60% अकेले खुद कर देता है। और लेकिन भंडारण की दृष्टि से पूछा जाए तो आप बताएंगे कि भंडारण में तो राजस्थान पहले स्थान पे है। और खेतड़ी जो राजस्थान का है वो तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। खेतड़ी एक जगह है राजस्थान में, ठीक है।
झारखंड का जो घाटशिला है ये किस चीज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो आप बताएंगे कि ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक में पहला स्थान किसका है? तो आप बताएंगे कि आंध्र प्रदेश का है। उत्पादन में अभ्रक का मतलब कि पहला स्थान किसका है? तो आंध्र प्रदेश का है। और देखो दुनिया भर में अभ्रक के लिए कौन जाना जाता है, या अभ्रक का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो आप बताएंगे चाइना में होता है। तांबे का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो आप बताएंगे चिली में होता है। जिप्सम का यूएसए में। और लौह अयस्क मैंने अभी बताया ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है। अब देखो भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो आप बताएंगे कि भारत में जो प्रथम कोयला खान है ये पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज वाला एरिया है वहीं पे ये कोयला खदानें खोदी गई थी। ठीक है, दामोदर नदी के तट पर है ये रानीगंज, तो आपको ये याद रखना है। कोयला उत्पादन और कोयला भंडारण दो सवाल बनते हैं। देखो यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस है। झारखंड जो है कोयला उत्पादन में पहला स्थान है, उड़ीसा सेकंड नंबर, छत्तीसगढ़ में जो है तीसरे नंबर पे है। लेकिन भंडारण पूछा जाए तो इसको दोनों को पहले जो दोनों इंफॉर्मेशन है इसको बदल देना, उड़ीसा को पहला कर देना, झारखंड को दूसरा कर देना है। दिमाग में रखना, यही बहुत पिछली बार भी सवाल पूछा गया था और बहुत सारे लोगों ने गलत किया है। तो उत्पादन पूछे तो उत्पादन में झारखंड है और भंडारण देखो उड़ीसा में है। ठीक है, याद रखना आपका जो मतलब हिस्सा अलग हुआ है बिहार से वो तो उत्पादन ज्यादा कर, भंडारण मतलब कि उत्पादन ज्यादा करता है। ठीक है, लेकिन भंडारण किसके पास है? उड़ीसा के पास है, तो ये याद रखना। कोरबा, देखो जो छत्तीसगढ़ है उसका जो कोरबा इलाका है वो किसके लिए फेमस है? तो आप बताएंगे वो कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है। झरिया जो है झारखंड का वो किस चीज के लिए फेमस है? तो आप बताएंगे वो भी कोयला क्षेत्र है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन भी आपको कलेक्ट कर लेनी है। अगली हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि भारतीय जो कोयला उद्योग है उनकी प्रमुख समस्याएं क्या है? तो एक तो उनके पास निम्न कोटि का कोयला है, बहुत अच्छी क्वालिटी का सल्फर वगैरह उसमें नहीं होता है। तो ये हमारी समस्या है कि एक तो कोयले की क्वालिटी बहुत खराब है और कोयला का संचालन है निकालने में इतनी ज्यादा दिक्कतें होती हैं, तो वो बाधा है। धुलाई संस्थानों की उपयोगी क्षमता में इसमें कमी है। कुकिंग कोल के आयात पर बड़ी निर्भरता है कि कुकिंग कोल जो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी का है ही नहीं। कार संचालन की कीमतें बहुत ज्यादा है, मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या तो जो भी ले आने ले जाने में ये सब में बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाती है। तो ये सारी चीजें मतलब कि कोयला जो उद्योग है उनकी समस्याएं हैं। भूमिगत कोयले का दहन कहाँ पे होता है? तो झारखंड राज्य है जहाँ पे भूमिगत कोयले का दहन होता है। कोयला समृद्ध जो घाटी हैं वो कौन कौन सी हैं? आपको ये बताना है। बहुत सारी नदी घाटियां दी जाएंगी, उसमें से पूछ बता कहा जाएगा कि बताइए इसमें से कौन सा एक एक ऑप्शन, मतलब कि तीनों क्या तीन ऑप्शन है। महानदी घाटी है, दामोदर घाटी है, सोन है, और ये सारी नदी घाटियां हैं। गोदावरी है, गोदावरी इसको कर लो, गोदावरी। तो क्या पूछा जाए कि इसमें से कौन सी जो है कोयला समृद्ध नदी घाटी है? तो आप बताएंगे महानदी भी है, दामोदर भी है, सोन भी है और गोदावरी भी है। तो उपरोक्त में सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं। इस तरीके से ऑप्शन पूछे जाते हैं। ठीक है, और देखो क्या है। भारत में सबसे पुराने तेल भंडार कहाँ पे हैं? तो आप बताएंगे जो दिग्बोई असम है ब्रह्मपुत्र घाटी में, वही भारत का सबसे पुराना तेल भंडार का क्षेत्र है। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ? तो आप 1970-80 के दशक में भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट हुआ। थोरियम उत्पादन के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? तो केरल है, थोरियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ पे होता है? कौन से राज्य हैं जहाँ पे सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो आप बताएंगे कि राजस्थान जो है वहां पे सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। कितना? 27 गीगावाट का। गुजरात है 18 गीगावाट का। और फिर उसके नाम तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है जहाँ 9 गीगावाट के करीब जो है सौर ऊर्जा को उत्पादन होता है। तो ये क्रम याद रखना, ये क्रम से सवाल बन सकता है। कुछ और इन्फॉर्मेशन इसमें समझ लो कि 2070 तक हमारा जो जीरो जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी का जो लक्ष्य है तो वो 2070 तक का है। और ये भी है 2030 तक का कि 280 गीगावाट जो है हम सौर ऊर्जा से ही प्राप्त कर लेंगे। ये हमारा 2030 तक का सौर ऊर्जा का टारगेट है। भारत जो है सौर उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? तो तीसरा रखता है। चाइना जो है पहला रखता है। और टोटल भारत सौर ऊर्जा का उत्पादन कितना करता है? तो 119 गीगावाट अभी करता है और 2030 का तक का जो लक्ष्य है वो 280 गीगावाट का है। ठीक है, समझ गए आप लोग। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कैगा है वो आप बताएंगे कहाँ पे है? मंगलौर में है। तो ये आपको याद रखना है। अभी बिहार में कहाँ बनाया गया? देखो रजौली में तो था, लेकिन बाद में उसको कहाँ ट्रांसफर किया गया? तो ये याद रखना है। अब भूलना नहीं है भाई, सब करंट अफेयर में बता चुका हूँ, बार बार रिवीजन नहीं करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। बांका में है। ठीक है।
भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा शुरू की कब? 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से शुरू की। ठीक है। स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है? तो लोहा है, क्रोमियम है, ये सब पदार्थ मिला के कार्बन भी मिलाया जाता है, तो इससे स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, जो फिर हम बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं। टिस्को संयंत्र जो है ये किसके नजदीक है? तो आप बताएंगे टाटा नगर के नजदीक है। कौन सा? टिस्को संयंत्र। और इसकी स्थापना कब होती है? 1907 में। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती जो वस्त्र हैं, कारखाने हैं तमिलनाडु में सूती वस्त्र के, उनका केंद्र कहाँ पे है? तो तमिलनाडु का कोयम्बटूर जो क्षेत्र है, वहीं पे ये वस्त्र उद्योग बहुत ज्यादा है। भील भीड़ वाला जो राजस्थान का, वो भी वस्त्र उद्योग का केंद्र है। डालमिया नगर जो बिहार का है, वो किस लिए जाना जाता है? कैमूर रोहतास वाला एरिया जो है, तो किस लिए जाना जाता है? विंध्यन का क्षेत्र है, किस लिए जाना जाएगा भाई? सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर, ये सब चीज के लिए जाना जाएगा। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ बनाया गया? देखो, पहला जो उर्वरक संयंत्र बनाया गया, वो बनाया गया 1906 में, रानीपीठ जो है तमिलनाडु में। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमने पहला जो मारा, जो सिंदरी झारखंड 1951 बनाया गया, इसलिए हमने उसको मारा प्रथम उर्वरक संयंत्र। लेकिन जब ऑप्शन में ये होगा रानीपीठ, तो आप इसको मारेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद नांगल में, पंजाब में ये बनाए गए उर्वरक संयंत्र। ठीक है। तो ये तीनों आप समझ चुके हैं। पहला ऑप्शन रखेंगे 1906 में रानीपीठ लखनऊ में, सेकंड रखेंगे सिंदरी 1951 में झारखंड में, तीसरे नंबर पे नांगल पंजाब में। नेपा नगर किस लिए फेमस है? तो एमपी का वो अखबारी कागज का जो उद्योग है, इसलिए नेपा नगर फेमस है। तो नेपा नगर अखबारी कागज उद्योग के लिए फेमस है। कुछ मिलान है वो भी समझ लो। बंगलुरु किस लिए जाना जाता है? वायुयान के लिए। कोरबा एल्यूमिनियम के लिए। जमशेदपुर लोहा इस्पात के लिए। और मलाज खंड जाना जाता है तांबा के लिए। तो ये मिलान है, बस याद कर लेना है। ठीक है। ये सब आपको आइडिया होगा ही, बस एक बार रिवीजन की बातें हैं, बाकी आप सब लोग तो पढ़े ही है। भारत में टोटल एनएच जो नेशनल हाईवे, उसकी लंबाई कितनी है? तो ये लेटेस्ट आंकड़ा है कि 1,46,195 किलोमीटर, ये भारत में टोटल एनएच की लंबाई है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना थी, ये किसको जोड़ने के लिए, किस लिए थी? ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं चारों, उनको जोड़ने के लिए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन सबको आपस में लिंक करने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना बनाई गई, जो राजमार्ग से जोड़ेगी। दो चरम स्थल जो पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो देखो, इधर तो हो गया गुजरात, और इधर हो गया असम का ये सिलचर। तो असम का सिलचर हो जाता है इधर, और इधर जो है पोरबंदर हो जाता है गुजरात का। ये दोनों पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। और देखो, भारत में पहला रेल मार्ग कब तैयार हुआ? 50 बार हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं कि 1853 में ये बंबई से थाने के बीच में 16 अप्रैल को पहला रेल मार्ग मतलब कि चला। यहाँ पे पहली रेल यहाँ पे चली। बड़ी लाइन जो होती है रेल पटरियों की, उनके दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो आप बताएंगे 5.5 फीट होती है। हाजीपुर जो बिहार में है, वो कौन से रेलवे का मुख्यालय है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में, जो बिहार में है। ठीक है। मरमू गोवा जो है, ये मतलब कि ये जो बंदरगाह है, वो कहाँ पे है? तो वो गोवा में है। 13वां बंदरगाह जो बनाया जा रहा है, वो कहाँ पे बना है? तो महाराष्ट्र का जो बधावन बंदरगाह है, वो भारत का 13वां बंदरगाह है। जो नेशनल वाटरवेज फर्स्ट है, वो कहाँ से कहाँ के बीच में है? तो हल्दिया से लेके, मतलब इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक ये नेशनल वाटरवेज फर्स्ट है, तो बिहार का हिस्सा इसी में आता है। जीएनपीटी बंदरगाह जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ये कहाँ पे है? तो आप बताएंगे कि ये महाराष्ट्र में है। कृत्रिम बंदरगाह किसको बोला जाता है? तो चेन्नई को बोला जाता है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो यांगजी दीवान दर्रा भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित दर्रा है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो मुरैना जो एमपी वाला इलाका है, वहीं पे जो है घड़ियाल प्रजनन केंद्र है। नगरीकरण सबसे ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो किस राज्य में है? तो गोवा में है। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब में, जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए, तो कहाँ पे है? ये तो हो गया कि परसेंटेज के हिसाब से। अगर टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे, शायद वो है तमिलनाडु में, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव कब हुआ था? तो 1851 में कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच में पहली बार जो है टेलीफोन लाइन का विकास किया गया था, तो ये 1851 में है। कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क है, तो आप ये बताएंगे आपकी कि ये छत्तीसगढ़ में है। जो कोसी सिंचाई जल विद्युत समझौता हुआ 1954 में, ये किसके किसके बीच में हुआ? ये भारत और नेपाल के बीच में हुआ 1954 में। अल नीनो का संबंध किससे है? तो अल नीनो का संबंध है अतिवर्षा से। ठीक है। कि जब, नहीं, अल नीनो का संबंध किससे है? तो जब अल नीनो का प्रभाव होता है, एल नीनो का, तो हमारे यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, ये तो उल्टा है। तो वर्षा नहीं होती है और हमारे यहाँ सूखा पड़ जाता है। जब लाल नीना का प्रभाव होता है, तब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा वर्षा होती है। वो हमारे लिए मतलब कि कभी बाढ़ की स्थिति बन जाती है, कभी एल नीनो से सूखा की स्थिति बन जाती है। ठीक है।
जो बिहार और यूपी का मैदान है, ये गंगा का कौन सा हिस्सा है? तो ये मध्य गंगा के मैदान का हिस्सा है यूपी और बिहार का इलाका। मगध और अंग किसका हिस्सा है? तो मगध और अंग जो है निम्न गंगा के मैदान के हिस्से हैं। देखो, जो जियोग्राफी की इंफॉर्मेशन हो सकती थी, 205 मतलब कि ज्योग्राफी के सवाल थे, जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से सब कुछ आपको करवा दिया है। इसके बाद ज्योग्राफी का कुछ भी प्रीवियस ईयर में बचता नहीं है, सब कुछ मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको वही काम करना है कि 9667305679 इस नंबर पे मैसेज करके इसकी पीडीएफ ले लेनी है। दूसरा है कि लिंक में एक ऐप है एस्पिरेंट नाम का, उसमें उसको आप डाउनलोड करके वहां से भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन, जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी ये पीडीएफ डाल दी जाती हैं। तो तीनों जगह से आप ये जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और इन क्लासेस को आप हिंदी मीडियम नाम का यूट्यूब चैनल है, वहीं पे आप ये सारी क्लासेस देख रहे हैं और अपने नॉलेज को इनहेंस कर रहे हैं। जो आपके आगामी जो बिहार के एग्जाम है उनमें ये क्लासेस बहुत ज़्यादा फायदा करने वाली हैं। इस चैनल पे मैं सारी की सारी क्लासेस करवाऊंगा। अभी देखो, नज़दीक एग्जाम है बिहार पीसीएस का, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें तो करवा नहीं सकता। लेकिन जैसे ही मतलब कि थोड़ा सा टाइम मिलेगा और चीज़ें इस मतलब कि बैलेंस होंगी, एग्जाम थोड़ा नज़दीक बहुत नहीं होगा, थोड़ा सा जैसे जनवरी में एग्जाम है दूसरा जो बिहार में आया है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमारे पास पर्याप्त टाइम होगा। इस चैनल पे जो साइंस है, ज्योग्राफी है, और जो भी इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, सब कुछ इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स के रूप में मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, और टू द पॉइंट तरीके से, जिससे जो भी एग्जाम है उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत ना पड़े, और एक ही चैनल पे आपकी पूरी तैयारी हो जाए। नोट्स दूंगा सामने रख के, आपको नोट पढ़ने हैं, और जिससे क्या होगा कि आपको मतलब कि इंटरनलाइज होगा कि सारी इन्फॉर्मेशन मेरे अंदर जा रही, मुझे याद हो रहा। लोग क्या करते हैं, 3-3 घंटे का मैराथन बनाएंगे और बाद में हमेशा आपको कंप्लीट फील नहीं करवाएंगे, क्योंकि एक प्रॉपर नोट्स नहीं होगा आपके पास, तो हमेशा अधूरा ही तो लगेगा। कि मान लो कि 50 सवाल का, 100 सवाल का, 500 सवाल, 1000 सवाल का पीडीएफ मतलब कि आपको पीडीएफ बना के या मैराथन करा के करवा दिया उन्होंने, लेकिन क्या उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आया कि मेरा मॉडर्न हिस्ट्री तो कंप्लीट है? नहीं ना। जब तक एक सिस्टमेटिक वे में, चाहे 10 घंटा, 20 घंटा, 25 घंटा लग जाए, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में आपकी तैयारी नहीं करोगे, तो हमेशा उस सब्जेक्ट के लिए भटकते रहोगे, कभी इसका मैराथन, कभी उसका मैराथन, यही सब चीजें मतलब कि करते रहोगे। तो एक व्यवस्थित तरीके से, जिस तरीके से मैंने बिहार स्पेशल पढ़ाया आपको, उसके बाद बिहार के स्पेशल के लिए कहीं भी आपको भटकना पड़ रहा, या कहीं भी किसी का मैराथन या कुछ भी देखने की जरूरत पड़ रही, अरे जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आए उसी में ऐड करते रहो, नहीं तो वो इतना पर्याप्त है, आपके सारे एग्जाम में वो काम में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ज्यादा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, तो सब मतलब कि अभी ये सब बेईमानी होगी, और जैसे एग्जाम हो जाता है तो हम बहुत सारी चीजों को आराम से डिस्कस करेंगे, और जो आगे के एग्जाम है उनके लिए प्लानिंग करेंगे, और मेंस का भी, बिहार में जो पीसीएस का मेंस होगा उसके लिए भी बहुत अच्छे से तैयारी, इस चैनल पे मैं एक एक चीज ऐसे ही लिख के आपको नोट्स दूंगा, और आपको कहूंगा कि बस एक बार सुनो, और ये जो नोट्स दे रहा हूँ इसको याद करो, मेमोराइज करो और लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट काम वो होगा कि एक तो याद करना और दूसरा लिखना, क्योंकि बिहार जो एग्जाम है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है दूसरे स्टेट से। सवाल कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे मेमोरी का, याद करने का महत्व थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो चलो, मिलते हैं अगली वीडियो में, जो बाकी प्रीवियस ईयर के सवाल है उनको जल्दी जल्दी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।